स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे पद्यांश के अर्थ। क्या पढ़ेंगे हम? पद्यांश के अर्थ। और ये है पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़। किस पाठ से लिया गया है? पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़। उच्चगिरी कानन से संयुक्त कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ करता शासन सुभग वीर गर्वित गुणों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूतललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। अब इसमें उच्च माने ऊंचा, गिरी माने पर्वत, कानन माने जंगल, है ना। और भव्य माने बहुत विशाल, भव्य, जिसको मतलब इतना भव्य कि हम खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, एक बार में इसको घूम करके ही देखना पड़ेगा। तो भव्य भारत का ये क्या है? अनुपम माने जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, और अंश माने वह छोटा सा टुकड़ा। तो भव्य है, देखने योग्य, और भारत का अनुपम अंश है, मतलब जिसकी कि हम जिस टुकड़े की, वह एक टुकड़ा है भारत का, जिसको हम भारत का एक छोटा सा टुकड़ा है, और जिसकी कि हम उपमा नहीं कर सकते। और जहाँ करता शासन सुभग वीर गर्वित गोड़ों का। और जिस भारत के जिस टुकड़े की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर शासन करते थे कौन? वीर गर्वित गोड़ों का वंश। जो गोड़ का वंश है वो यहाँ पे शासन करता था। और इस जगह में नदियाँ जो है नर्मदा, महानदी, शिवनाथ आदि सरिताएं बहती थी। कैसी बहती थी? प्रवाहित होती थी कलकल की नाद करते हुए। कैसी? कलकल की नाद करते हुए। अभिराम माने लगातार। तो जो नदियां हैं वो कलकल की नाद करती हुई लगातार बहती रहती हैं। कहाँ पे? उस छत्तीसगढ़ के अंश पर। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है या अवतरित है। इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के लेखक कौन हैं? लखनलाल गुप्ता जी। अब इसके प्रसंग को देखते हैं। तो प्रसंग किसको कहते हैं? कि प्रसंग माने इस कविता में जिस विषय पर यहाँ चर्चा की गई, बोली गई, व्याख्या की गई, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रसंग। तो इसमें कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी ने इस पद्यांश में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त उसकी सुंदरता का क्या किया है? वर्णन किया है। अब व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि यहाँ उच्चगिरी कानन से संयुक्त, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगल से युक्त, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगल से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल और सुंदर भारत का एक अनुपम अंश है। तो ये भारत का एक अंश है, अर्थात एक टुकड़ा है जिसकी हम उपमा नहीं कर सकते। तो क्या कह रहे हैं कवि? कि कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है, और यहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली माने हम उन शासकों पे गर्व कर सकते हैं। तो यहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गोंड वंश के शासक शासन किया करते थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी, शिवनाथ और अति सुंदर नदियाँ कलकल की नाद करती हुई बहती है। यहाँ पे नर्मदा नदी लिखा गया है। तो नर्मदा नदी का से तुलना की गई है। किसकी? हमारी बड़ी बड़ी नदियों की तुलना, जो नर्मदा नदी महानदी है, बड़ी नदी है, उस प्रकार महानदी और शिवनाथ नदी हमारे छत्तीसगढ़ की नदियाँ से
तुलना की गई नर्मदा नदी से, इसलिए यहाँ पे नर्मदा नदी कहा गया है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में नर्मदा नदी नहीं बहती है। कौन सी बहती है? यहाँ पे महानदी, शिवनाथ आदि सुंदर नदियाँ कल कल की नाद करती हुई क्या करती हैं? लगातार, अभिराम माने लगातार बहती हैं। इस प्रकार सचमुच हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो बड़ा ही सुंदर है। इस प्रकार ये वाला गद्यांश यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। अब दूसरा गद्यांश देखते हैं जो कि लिया गया है पाठ 15 मनुज को खोज निकालो। अब मनुज को कैसे मनुज को खोज निकालना है, इस कविता में इसके बारे में बताया गया है। देश राष्ट्र के विविध भेद हर धर्म नीतियों में समत्व भर रूढ़ी रीति गत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। रिपीट में इस कविता को पढ़ देती हूँ। देश राष्ट्र के विविध भेद हर धर्म नीतियों में समत्व भर रूढ़ी रीति गत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। इसके जो है संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के मनुष्य को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है और जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें क्या कहा गया है? प्रसंग में हम प्रसंग को देखते हैं। तो मैंने पिछले गद्यांश में बताई थी कि प्रसंग उसे कहा जाता है कि जो इस कविता में जिस प्रसंग के बारे में बोला गया है, जिस बात के बारे में बोला गया है विशेष, उस बात को हमको देखना है और उसको प्रसंग के रूप में लेना है। तो प्रसंग क्या कहा गया है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विभिन्न देशों, धर्मों आदि के बीच की दीवार को तोड़ने की बात कही है। अर्थात जो भी हमारे धर्म हैं, उन जो अलग अलग धर्मों की चर्चा करते हैं, तो उनके बीच में जो दीवार खिंची हुई है, तो कवि का कहना है कि उस दीवारों को तोड़ दो और सभी धर्मों में समानता का भाव लाओ। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, जो देश हैं उन और राष्ट्र हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो भेद हैं उनको क्या करना है? हर लेना है, अर्थात तोड़ देना है। और धर्म नीतियों में समत्व भर, और जो धर्म और नीति है उसमें समानता को भरने की बात की गई है। और रूढ़ी रीति गत विश्वासों, और जो रूढ़िवादी धर्म पर टिके हुए मनुष्य हैं उनको तोड़ करके अंध यवनिका आज उठा लो। अर्थात हे युवकों, आज आप लोग आगे बढ़िए और ऐसे मनुष्य को खोज निकालो जो इन सब से अलग हो। अर्थात जो ना सभी धर्मों में समानता, भाषा में समानता, वेशभूषा में समानता, समत्व का भार और नीतिगत हो। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुम विभिन्न राष्ट्र के बीच के वैचारिक मतभेदों को दूर करो। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम विभिन्न राष्ट्रों के बीच के वैचारिक मतभेद को दूर करो। विभिन्न धर्मों के अनुपालन में दृष्टिगत विरोधाभासों को दूर करो। जो विरोधाभास है हमारे राष्ट्र के मध्य में, राज्य के मध्य में, और उनको आप दूर करो और उनमें समानता के भाव को भर दो। विरोध को दूर करके समानता के भाव को भरना है। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता जो एवं प्रचलित मान्यताओं को बदल डालो। जो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता में आज भी इंसान जी रहा है और वहाँ की जो रूढ़िवादिता की जो मान्यताएं हैं प्रचलित, वो उनको बदल डालो। उसमें क्या करो? और अंधी दीवारों को तोड़ डालो। जो अंधविश्वास की दीवार है उसको क्या करो कि नवयुवकों आप आगे बढ़ो और जो अंधविश्वास की दीवार है उसको आप तोड़ दो। अब वह समय आ गया है कि तुम मनुष्यों के बीच से सच्चे मनुष्य को ढूंढ कर निकालो। अर्थात जो मनुष्य इन दीवारों को तोड़ सकता है,
ऐसे मनुष्य को खोजने की चर्चा इसमें की गई है। इस प्रकार आज का हमारा जो ये गद्यांश का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आगे के क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।